इमेजिन कीजिए सर्दियों की एक बहुत ही भयानक रात है और बचने के लिए लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। लकड़ियों का ढेर। हाँ, लेकिन उन लकड़ियों को जलाने के लिए आपके पास एक भी माचिस की तीली नहीं है। हो, फिर तो उस ढेर का कोई फायदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। नतीजा यही होगा कि लकड़ियों का पहाड़ होते हुए भी ठंड से सिकुड़ना पड़ेगा। और पता है, सालों से हम यही सोचते आए हैं कि विटामिन्स शरीर के लिए उस लकड़ी के ढेर की तरह है, या कह लें पेट्रोल या इंजन की तरह है। जो कि पूरी तरह से गलत है। एग्जैक्टली असल में वो सिर्फ वो छोटी सी माचिस की तीलियां हैं। हम्म तो इस डीप डाइव में स्वागत है, और आज के हमारे इस खास फोकस रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। बिल्कुल, रैपिड प्रिपरेशन में स्वागत है सबका। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो नोट्स हैं, विटामिन्स, संपूर्ण बायोलॉजी नोट्स, उनका विश्लेषण हम सिर्फ रटने के लिए नहीं करने वाले। आज का मिशन है इंसान के शरीर के इन सबसे रहस्यमयी रसायनों को डीकोड करना, ताकि विज्ञान की ये बातें दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। सही कहा। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। ये माचिस वाली जो तुलना मैंने की वो सबसे बड़े मिथक को तोड़ देती है। जो दशकों से फैला हुआ है। देखिए, 1912 में जब कश्मीर फंक ने कश्मीर फंक नाम बड़ा दिलचस्प है। हाँ, कश्मीर फंक, तो जब उन्होंने पहली बार विटामिन शब्द गढ़ा था ना, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। हाँ, उपापचय को नियंत्रित करते हैं। लेकिन आज भी, मतलब आज के टाइम में भी, अगर कोई थका हुआ महसूस करता है ना, तो वो तुरंत जाकर कोई विटामिन ड्रिंक पी लेता है और सोचता है कि भाई अब तो एकदम एनर्जी आ गई शरीर में। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि उन्हें ऊर्जा मिल गई। और यही वो पॉइंट है जिसने मुझे इन नोट्स को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंकाया। मतलब शरीर को जो असली ऊर्जा मिलती है, जिससे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, वो ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है ना, फैट से। एकदम से विटामिन्स तो बस आप कह सकते हैं कि उन तालों की चाबियां हैं जो उस ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। वाह, तालों की चाबियां। हाँ, अगर विटामिन नहीं होंगे तो शरीर उस कार्बोहाइड्रेट का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, वो ताला खुलेगा ही नहीं। मतलब विटामिन ड्रिंक पीने से जो वो अचानक ऊर्जा महसूस होती है, वो विटामिन खुद नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं, विटामिन बस शरीर में पहले से मौजूद ऊर्जा के ताले को खोल देता है। क्या बात है! तो हम इतने सालों से गलतफहमी में जी रहे थे। देखा जाए तो हाँ, इस प्रक्रिया को अगर हम सेल्यूलर स्तर पर समझे ना, तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, कैसे? हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, वो बहुत ही चुनिंदा चीजों को ही अंदर आने देती हैं। कार्बोहाइड्रेट या फैट के बड़े अणुओं को तोड़ने के लिए जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें एंजाइमेटिक रिएक्शन कहते हैं, राइट? हाँ, तो विटामिन्स उनके उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बिना विटामिन के शरीर का पूरा इंजन एक तरह से जाम हो जाएगा। ठीक है, इंजन जाम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये ऊर्जा नहीं देते तो शरीर इनके साथ असल में करता क्या है? यही तो सबसे मजेदार हिस्सा है। हाँ, क्योंकि नोट्स में विटामिन्स को दो बड़े परिवारों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल, और दूसरा है वसा में घुलनशील या फैट सॉल्युबल। और इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक भी दी गई है नोट्स में, WBC। हाँ, अब बायोलॉजी में WBC सुनते ही दिमाग में व्हाइट ब्लड सेल्स आता है। ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ W का मतलब है वाटर, और B और C हैं विटामिन B और विटामिन C। यानी पानी में घुलने वाले विटामिन सिर्फ B और C हैं। राइट। और इसे देखकर मुझे एक बहुत ही सटीक एनालॉजी याद आ रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं शेयर करूं। बिल्कुल, बताइए। एनालॉजी से चीजें जल्दी समझ आती हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन्स किसी दिहाड़ी मजदूरी की तरह हैं, डेली वेज। दिहाड़ी मजदूरी मतलब कि रोज काम करना है, रोज कमाना है और रोज खाना है। अब कल के लिए इसे बचा के नहीं रख सकते। हाँ, बहुत सही। और इस दिहाड़ी मजदूरी वाले कंसेप्ट के पीछे का विज्ञान सीधा हमारी किडनी से जुड़ा है। हमारी किडनी से? वो कैसे? देखिए, क्योंकि विटामिन B और C पानी में घुल जाते हैं, वो सीधे हमारे रक्त प्रवाह में यानी खून में तैरने लगते हैं। ठीक है। अब जब खून छनने के लिए किडनी में जाता है ना, तो शरीर उस एक्स्ट्रा विटामिन को रोक नहीं पाता। ओहो। हाँ, और वो अतिरिक्त विटामिन मूत्र के जरिए, पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए शरीर इन्हें स्टोर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। इसीलिए हमें रोज अपने भोजन में इनकी जरूरत होती है। रोज कमाओ, रोज खाओ। दिहाड़ी मजदूरी, आप समझ आया। और दूसरी तरफ है वसा में घुलनशील विटामिन्स A, D, E और K। ये मुझे बिल्कुल एक फिक्स्ड डिपॉजिट या FD की तरह लगते हैं। FD, हाँ, कह सकते हैं। क्योंकि ये पानी में नहीं घुलते, इसलिए किडनी इन्हें बाहर नहीं निकाल पाती।
सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये सीधे लिवर और शरीर के फैटी टिश्यूज में जाकर जमा हो जाते हैं और महीनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। और अगर हम इसे विकासवाद यानी एवोल्यूशन के नजरिए से देखें ना, तो ये व्यवस्था कोई इत्तेफाक नहीं है। एवोल्यूशन वो कैसे जुड़ता है यहाँ? सोचिए, हमारे शुरुआती पूर्वज जंगलों में रहते थे। हंटिंग गैदरिंग करते थे। राइट। उन्हें फल, पत्ते और सब्जियां तो रोज मिल जाती थी और इनमें विटामिन बी और सी भरपूर होते थे। अच्छा, तो शरीर को लगा कि ये तो रोज ही मिल रहा है। बिल्कुल, शरीर को उन्हें स्टोर करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। लेकिन विटामिन ए, डी, ई और के मुख्य रूप से वसा वाले स्रोतों से मिलते थे, जैसे जानवरों का शिकार या कुछ खास बीज जो रोज नहीं मिलते थे। तो मतलब शरीर ने सोचा कि भाई जब भी फैट मिले उसे भविष्य के लिए स्टोर कर लो। हाँ, शरीर ने एक बहुत ही शानदार तंत्र विकसित किया कि इनके विटामिन्स का फिक्स्ड डिपॉजिट कर लो ताकि बुरे वक्त में काम आए। ये तो शरीर की अपनी एक अद्भुत अर्थव्यवस्था चल रही है अंदर। बिल्कुल चल रही है। लेकिन यहाँ एक चीज पे मैं थोड़ा असहमत हूँ इन नोट से। अच्छा, किस बात पर? देखिए, हम इस रैपिड प्रिपरेशन में बार बार कह रहे हैं कि आज रटना नहीं है, विज्ञान को समझना है, फील करना है। हाँ, हमारा मिशन यही है। लेकिन इन नोट्स में तुरंत एक मास्टर ट्रिक दे दी गई है, रथ एक टॉफी। हाँ, वो रासायनिक नामों को याद करने वाली ट्रिक। एग्जैक्टली। ये सारे मुख्य विटामिन्स के नामों को याद करने का शॉर्टकट है। र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टा से तोकोफेरोल और फी से फिलोक्फिनॉन। राइट। लेकिन क्या है ये वापस उसी रटने वाली मानसिकता की तरफ नहीं ले जा रहा हमें? मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये एक जायज सवाल है, लेकिन इस ट्रिक को ना रटने के बजाय एक मेंटल टूल की तरह देखा जाना चाहिए। मेंटल टूल? वो कैसे? देखिए, जब हम कोई जटिल विज्ञान समझने की कोशिश करते हैं तो भारी भरकम ग्रीक और लैटिन नामों को याद करने में ही दिमाग की आधी ऊर्जा खर्च हो जाती है। हाँ, ये बात तो है, नाम बहुत मुश्किल होते हैं। तो ये ट्रिक बस एक रैम क्लियरर है, जैसे फोन की रैम क्लियर करते हैं ना। नाइस। एक बार बस नाम याद हो गए तो फिर हम पूरी तरह से इस बात पर फोकस कर सकते हैं कि ये रसायन शरीर में असल में काम कैसे करते हैं। चलिए, मान लेता हूँ आपकी बात। तो इसी फोकस के साथ चलिए विटामिन ए को डिकोड करते हैं, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। हाँ, रेटिनॉल। अब नाम में ही रेटिना छुपा है तो साफ है कि ये आंखों से जुड़ा है। बिल्कुल। नोट्स में रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस का जिक्र है, जहां कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है। और एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का नाम है ज़ीरोफ्थैल्मिया। हाँ, ज़ीरोफ्थैल्मिया। इसके साथ ही नोट्स में गोल्डन राइस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी PYQ अलर्ट बताया गया है। ज़ीरोफ्थैल्मिया के तंत्र को समझना ये स्पष्ट कर देता है कि विटामिन ए आंखों के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो असल में आंखों के अंदर होता क्या है इसकी कमी से? देखिए, ये विटामिन हमारी आंखों में आंसू बनाने वाली ग्रंथियों और कॉर्निया को नम रखने वाले म्यूकस के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यानी आंखों का मॉइस्चर। एग्जैक्टली। जब रेटिनॉल की कमी होती है तो ये नमी बनना ही बंद हो जाती है, आंखें पूरी तरह से सूख जाती है, कॉर्निया पर घाव बन जाते हैं और इंसान की दृष्टि हमेशा के लिए जा सकती है। हमेशा के लिए? सिर्फ एक विटामिन की कमी से। हाँ। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए ना वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया और गोल्डन राइस बनाया। अच्छा, तो गोल्डन राइस इसी के लिए था? बिल्कुल। उन्होंने चावल के अंदर गाजर वाला जीन, जिसे बीटा कैरोटीन कहते हैं, वो डाल दिया, तभी उसका रंग गोल्डन या पीला होता है। सही पकड़े। और ये उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गया जहां लोगों को भोजन से विटामिन ए नहीं मिल पाता था। वाह, ये विज्ञान का सबसे बेहतरीन व्यावहारिक उपयोग है। मतलब साइंस सिर्फ लैब में नहीं, लोगों की जिंदगी बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है। अब अगर विटामिन ए देखने का काम करता है तो नोट्स बताते हैं कि विटामिन सी और डी हमारे शरीर के ढांचे को खड़ा करते हैं। पहले विटामिन सी की बात करते हैं, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसे घाव भरने वाला विटामिन कहा गया है। राइट। और इसकी कमी से स्कर्वी होता है। हमने बचपन में कहानियों में पढ़ा था ना कि समुद्री नाविकों के मसूड़ों से खून आता था लंबी यात्राओं पर। हाँ, स्कर्वी के बारे में वो काफी मशहूर किस्सा है। लेकिन खून आना तो सिर्फ एक लक्षण है ना, असल में शरीर के अंदर टूट क्या रहा होता है? यहाँ कोलेजन नाम के प्रोटीन का विज्ञान आता है। कोलेजन, जो आजकल स्किन केयर क्रीम्स में बहुत प्रमोट होता है। एग्जैक्टली भाई, कोलेजन हमारे शरीर का मुख्य गोंद है। गोंद? हाँ, ग्लू की तरह। ये कोशिकाओं,
मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं और त्वचा को आपस में जोड़कर रखता है। ओके। और इस गोंद को बनाने के लिए शरीर को विटामिन सी की बहुत सख्त जरूरत होती है। जब विटामिन सी नहीं होता तो नया गोंद बनना बंद हो जाता है और पुराना गोंद पिघलने लगता है। वेट क्या? हाँ, यही वजह है कि स्कर्वी में सिर्फ मसूड़ों से खून नहीं आता, शरीर पर लगे पुराने भरे हुए घाव भी अचानक वापस खुलने लगते हैं। हे भगवान, पुराने घाव वापस खुल जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उन्हें जोड़कर रखने वाला गोंद खत्म हो जाता है। वह सच में एक बहुत ही भयानक दृश्य होता होगा, पुराने घावों का फिर से खुल जाना। बहुत भयानक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी अगर शरीर का गोंद है तो नोट्स के हिसाब से विटामिन डी यानी कि कैल्सिफेरॉल हमारे शरीर का कंक्रीट है। हड्डियों का आधार। इसकी कमी से बच्चों में हड्डियां मुड़ जाती हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं। और वयस्कों में हड्डियां नरम हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत बड़ा फैक्ट चेक दिया है जिस पर मुझे आपसे बात करनी थी। बताइए, क्या फैक्ट चेक है? लिखा है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथक है जो लोग मानते हैं। तो फिर क्या धूप में बैठने से कोई फायदा ही नहीं है? हम बचपन से धूप सेकते आए हैं सर्दियों में। नहीं, धूप में बैठना बिल्कुल फायदेमंद है, लेकिन उस प्रक्रिया को थोड़ा गलत समझा गया है। अच्छा, तो सही प्रक्रिया क्या है? देखिए, धूप की किरणों में विटामिन डी की कोई अदृश्य पुड़िया नहीं होती जो हमारे शरीर में घुर जाती है। हाँ, पुड़िया, ठीक है। असल में हमारे शरीर की त्वचा के ठीक नीचे कोलेस्ट्रॉल का एक विशिष्ट रूप जमा रहता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब जिसे हम बुरा मानते हैं? हर कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता। तो जब सूरज की पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज त्वचा पर पड़ती हैं, तो वो एक रासायनिक स्विच को ऑन कर देती हैं। वो किरण उस त्वचा की नीचे वाले कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर खुद विटामिन डी में बदलना शुरू कर देती है। अरे वाह! मतलब ये शरीर के अंदर चलने वाली एक पूरी केमिकल लैब है। बिल्कुल। और धूप सिर्फ उस लैब का पावर बटन है। बटन दबाओ, फैक्ट्री चालू। एकदम सटीक एनालॉजी दी आपने। और इसीलिए ना, इसे कई वैज्ञानिक एक हार्मोन भी मानते हैं। हार्मोन? विटामिन को हार्मोन क्यों? क्योंकि बाहरी भोजन से ज्यादा ये शरीर द्वारा खुद उत्पन्न किया जाता है। अच्छा। इसका मुख्य काम आंतों को ये निर्देश देना है कि भाई भोजन से मिलने वाले कैल्शियम को सोखना शुरू करो। मतलब अगर विटामिन डी नहीं है तो चाहे आप कितना भी कैल्शियम खा लें, दूध पी लें, हड्डियां उसे सोख ही नहीं पाएंगी और कंक्रीट के बिना इमारत कमजोर हो जाएगी। वाह, सब कुछ कितना आपस में जुड़ा हुआ है। बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जब हमने नींव यानी डी और गोंद यानी सी को समझ लिया है, तो चलिए एक ऐसे चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं जो अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। अब बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, जो WBC ट्रिक में सिर्फ बी था, वो कोई एक विटामिन तो है नहीं, वो तो 8 अलग-अलग रसायनों का एक पूरा परिवार है। बहुत बड़ा परिवार है। और यहाँ फिर से एक ट्रिक दी गई है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफास। हाँ, ये ट्रिक सच में बहुत क्रिएटिव होती हैं। भले ही ये ट्रिक एक रटने वाला शॉर्टकट लगे, लेकिन क्या ये मददगार है? बिल्कुल, ये हमें उन रसायनों के नाम याद रखने में मदद करती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्र के मास्टर कंट्रोलर हैं। नर्वस सिस्टम के कंट्रोलर? हाँ, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स मुख्य रूप से सह एंजाइम या को एंजाइम के रूप में काम करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वे सीधे तौर पर कोई काम नहीं करते, बल्कि वे उन प्रोटीनों के साथ जुड़ते हैं जो कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ओके, इस कॉम्प्लेक्स में ना मुझे सबसे ज्यादा हैरान और थोड़ा डराया भी एक खास विटामिन ने। कौन सा? विटामिन B3, जिसे नियासिन कहते हैं या ट्रिक के हिसाब से न्यू कहते हैं। ओह, मैं समझ गई आप किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ 4D सिंड्रोम का जिक्र है, पिलाग्रा नाम की बीमारी जो B3 की कमी से होती है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। नोट्स बताते हैं कि ये 4 चरणों में चलती है। पहला डी है डायरिया यानी दस्त। दूसरा डी है डिमेंशिया यानी मानसिक विकृति। राइट। तीसरा है डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग। और अंत में है डेथ यानी मृत्यु। हाँ, दुर्भाग्य से यही होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पानी में घुलने वाला एक साधारण सा रसायन 10 से शुरू होकर सीधे इंसान को 9 तक कैसे ले जा सकता है। ये डरावना जरूर है, लेकिन इस 4D सिंड्रोम की कार्यप्रणाली इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि विटामिन हमारी कोशिकाओं के लिए कितने ज्यादा बुनियादी हैं। कैसे? अंदर होता क्या है? बिल्कुल, विटामिन B3 कोशिका के उस पावर हाउस का अहम हिस्सा है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जहां ग्लूकोज जलकर ऊर्जा बनती है। बिल्कुल। जब B3 कम होता है तो ऊर्जा बननी ही बंद हो जाती है। ओके। अब सोचिए,
सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं मरेंगी? जिन्हें सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। हाँ, और जो बहुत तेजी से विभाजित होती है, मल्टीप्लाई होती है। हमारी आंतों की जो अंदरूनी परत है ना, वो हर कुछ दिनों में नई बनती है। अच्छा। ऊर्जा न मिलने पर वो परत टूट जाती है, और जब आंतों की परत टूटती है तो भयंकर दस्त या डायरिया होता है, पहला डी। और उसके बाद क्या होता है? त्वचा की कोशिकाएं मरना शुरू होती हैं। एग्जैक्टली। जिससे डर्मेटाइटिस होता है, ये आपका तीसरा डी हो गया। और डिमेंशिया? अंत में हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स, जिन्हें शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे याददाश्त जाने लगती है और इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हाँ, और जब शरीर के ये 3 सबसे बड़े सिस्टम, पाचन, त्वचा और मस्तिष्क, फेल हो जाते हैं तो अंतिम परिणाम मृत्यु ही होता है। उफ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक छोटी सी चीज की कमी और पूरा शरीर कोलैप्स कर जाता है। विज्ञान ऐसा ही है, बहुत ही बारीक संतुलन पर चलता है। अगर हम ट्रिक के बाकी हिस्सों को समझें तो थो से थायामीन है, यानी B1, जिसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जिससे मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नसें मांसपेशियों को सिग्नल ही नहीं भेज पाती। लॉजिकल है। फिर रा या डड़ा से राइबोफ्लेविन है, यानी B2, जिससे होंठ फटते हैं, जिसे किलोसिस कहते हैं मेडिकल भाषा में। ठीक है। और पेंट से पेंटोथेनिक एसिड है, यानी B5। अब नोट्स बताते हैं कि इसकी कमी से बाल सफेद होते हैं। ग्रे हेयर। ये एक बहुत ही अजीब कनेक्शन लगा मुझे। बालों का रंग और विटामिन का क्या लेना देना? ये कनेक्शन ना बालों की जड़ों में बनने वाले पिगमेंट से जुड़ा है। अच्छा, मेलेनिन। 5 उस रासायनिक प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो बालों के रोम में, यानी फॉलिकल्स में, रंग का निर्माण करती है। तो अगर B5 कम हुआ तो रंग बनने की वो फैक्ट्री धीमी पड़ जाती है और बाल अपने प्राकृतिक रंग के बिना ही उगने लगते हैं, यानी वो सफेद दिखने लगते हैं। वाओ। और फिर आता है प से पायरिडॉक्सिन, यानी B6, और बायो से बायोटीन, यानी B7। बायोटिन तो आजकल बहुत चर्चा में रहता है। बायोटिन को विटामिन H भी कहते हैं। आजकल बालों को झड़ने से रोकने वाले हर शैम्पू और सप्लीमेंट के विज्ञापन में यही तो होता है। बिल्कुल, मार्केट पूरा इसी पर चल रहा है। नोट्स कहते हैं कि इसकी कमी से बाल गिरते हैं और लकवा भी मार सकता है। लेकिन इस पूरे बी कॉम्प्लेक्स में जो चीज मुझे पूरी तरह से विज्ञान कथा, यानी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, वो है ट्रिक का फस, यानी फॉलिक एसिड और सायानोकोबालामिन। हाँ, फ से फॉलिक एसिड B9 और स से साइनोकोबालामिन B12। B12 सच में बहुत खास है। हाँ, ये सबसे अलग है क्योंकि इसमें एक धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। हाँ, इसके नाम में ही कोबालामिन है, जो कोबाल्ट से आता है। मेरा सवाल यह है कि एक इंसान के शरीर को चलाने वाले रसायन के अंदर एक मेटल, एक धातु का क्या काम है? ये प्रकृति के सबसे जटिल डिजाइनों में से एक है। आप इसे ऐसे समझिए कि कोबाल्ट आयन उस पूरे विटामिन B12 अणु के बिल्कुल केंद्र में, एकदम बीच में बैठा होता है। और वो करता क्या है वहां बैठकर? इसका काम है नसों के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बनाना, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ? हाँ, इसे बिजली के तारों के ऊपर चढ़े प्लास्टिक कवर की तरह समझा जा सकता है। अच्छा, ताकि करंट बाहर ना जाए। एग्जैक्टली। इसके अलावा बोन मैरो या अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं, यानी RBC के निर्माण में भी कोबाल्ट की ये संरचना बहुत जरूरी है। तो अगर शरीर में B12 नहीं होगा तो नसों के तार नंगे हो जाएंगे, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, बाप रे, और शरीर में भयंकर खून की कमी हो जाएगी, जिसे पर्निशियस एनीमिया कहते हैं, और पीलिया यानी जॉन्डिस भी हो जाएगा। ये तो शरीर के अंदर एक पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहा है, और वो भी बिना रुके 24 घंटे। चलिए, अब जब हमने पानी में घुलनशील विटामिन्स की इतनी गहराई नाप ली है, तो उन बचे हुए 2 वसा में घुलनशील विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन E और K। हाँ, जो जीवन की उत्पत्ति और उसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, जिसे सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसके मुख्य स्रोत सोयाबीन और अंकुरित अनाज बताए गए हैं। लेकिन सौंदर्य के साथ साथ नोट्स बताते हैं कि इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन या इनफर्टिलिटी और पुरुषों में नपुंसकता आती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका। मुझे ये समझाइए कि सौंदर्य और प्रजनन, ये दोनों चीजें एक ही विटामिन से कैसे जुड़ी हो सकती हैं? इन दोनों के पीछे ना एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण। एंटीऑक्सीडेंट, ये टर्म भी बहुत सुनने को मिलता है आजकल। हाँ, हमारा शरीर जब भी काम करता है या पर्यावरण के तनाव झेलता है
तो शरीर के अंदर कुछ हानिकारक तत्व बनते हैं। जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। एग्जैक्टली ये फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें जंग लगा देते हैं, रस्ट कर देते हैं। और जिससे कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हैं। बिल्कुल, विटामिन ई एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। ये त्वचा की कोशिकाओं को जंग लगने से बचाता है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। अच्छा, तो यही इसका सौंदर्य वाला पहलू है। हाँ, और क्या यही ढाल प्रजनन अंगों की सुरक्षा भी करती है? बिल्कुल करती है। प्रजनन कोशिकाएं जैसे अंडे और शुक्राणु ये शरीर की सबसे नाजुक कोशिकाओं में से होती हैं। लॉजिकल है। अगर फ्री रेडिकल्स उन पे हमला कर दें तो उनका डीएनए नष्ट हो सकता है। ओह। और फिर वे किसी नए जीवन का निर्माण करने के लायक नहीं रहते। विटामिन ई उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है और प्रजनन क्षमता को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। क्या बात है, एक ढाल जो सुंदरता भी बचा रही है और जीवन भी। प्रकृति का डिजाइन ही ऐसा है। और अब आते हैं हमारी सूची के आखिरी योद्धा पर, विटामिन के यानी फिलोक्विनोन। जो रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड क्लॉटिंग। हाँ, टमाटर और हरी सब्जियों में ये मिलता है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक ऐसी बात लिखी है जिसने मेरे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। कौन सी बात? इसमें लिखा है कि विटामिन के हमारी अपनी आंतों में भी उत्पन्न होता है। हाँ, हमारी बड़ी आंत में। मतलब बाहर से कुछ खाने की जरूरत ही नहीं, शरीर के अंदर खुद की एक मिनी फैक्ट्री चल रही है। हाँ, आप इसे मिनी फैक्ट्री कह सकते हैं। ये सहजीवी संबंध या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। थोड़ा और विस्तार से बताइए इसे। देखिए, हमारी बड़ी आंत में करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम या अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। ये बैक्टीरिया उस खाने को खाते हैं जिसे हम पचा नहीं पाते। ओके, उनका खाना मिल गया उन्हें। हाँ, और बदले में वो हमारे लिए विटामिन के का निर्माण करते हैं। वाओ, गिव एंड टेक चल रहा है अंदर। बिल्कुल, ये शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट बैकअप सिस्टम है। बैकअप सिस्टम क्यों? क्योंकि खून का बहना रोकना कोई मामूली बात नहीं है ना, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, अगर खून नहीं रुका तो इंसान की जान जा सकती है। लिवर खून का थक्का जमाने वाले प्रोटीन बनाता जरूर है, लेकिन वे प्रोटीन तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक विटामिन के आकर उन्हें ऑन नहीं करता। अच्छा। इसलिए शरीर ने इस इतने जरूरी काम को सिर्फ बाहरी भोजन के भरोसे नहीं छोड़ा, उसने खुद के अंदर इसे पैदा करने का जुगाड़ कर लिया। वाह, ये तो ऐसा है जैसे शरीर के अंदर एक पूरी सेना बैठी है जो खुद ही अपने हथियार तैयार कर रही है। एकदम सही एनालॉजी। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी इस रैपिड प्रिपरेशन में डिकोड किया है उसका एक क्विक सिस्टम रिकॉल करते हैं। बिल्कुल, एक समरी हो जाए। विटामिन शरीर का पेट्रोल नहीं बल्कि इंजन ऑयल और माचिस की तीलियां हैं। सही। पानी में घुलने वाली दिहाड़ी मजदूरी हैं बी और सी, जो मूत्र से निकल जाते हैं। और वसा में जमा होने वाला फिक्स डिपॉजिट है ए, डी, ई और के। घाव भरने वाला गोंद बनाता है विटामिन सी, और हड्डियों के लिए कंक्रीट जुटाता है धूप से ट्रिगर होने वाला विटामिन डी। सौंदर्य और प्रजनन की ढाल है विटामिन ई। और आंतों में बनने वाला बैकअप सिस्टम है विटामिन के। ये डीप डाइव सिर्फ नोट्स रटने के बारे में नहीं थी, ये शरीर के पूरे यूजर मैनुअल को समझने के बारे में थी। और यही विज्ञान की असली सुंदरता है, जब ये समझ में आ जाता है कि भोजन की थाली में रखा गाजर सीधे आंखों की रोशनी से जुड़ा है, या धूप में बिताना हड्डियों को मजबूत कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाता है। शरीर सच में एक बहुत ही शानदार मशीन है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। अच्छा, कौन सा सवाल? देखिए, हमने देखा कि हमारी त्वचा धूप की मदद से खुद विटामिन डी बना सकती है। हजारों लाखों साल आगे, तो क्या इवोल्यूशन इंसान को एक ऐसे स्तर पर ले जा सकता है जहां हमारा शरीर हमारे लिए जरूरी सभी 13 विटामिन का निर्माण खुद ही करने लगे? ओ, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या ऐसा समय आएगा जब भविष्य के इंसानों को बाहरी भोजन से कोई विटामिन लेने की जरूरत ही नहीं बचेगी और हम पूरी तरह से एक सेल्फ सस्टेनिंग या आत्मनिर्भर प्रणाली बन जाएंगे? ये एक ऐसा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सवाल है जिस पर सच में अकेले बैठकर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तब तक के लिए विज्ञान की इन अद्भुत गहराइयों को खोजते रहिए।